नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की 2017 की जो एग्ज़ाम थी उसमें लेबर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी वो मैंने हासिल की थी एग्ज़ाम क्रैक करके। तो फ्रेंड्स, इस बार जो ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम आई है, तो आइए फटाफट हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट का जो सेक्शन है उसके जो क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछे हैं, उन्होंने क्या क्या मिला दिया है। क्योंकि एक्चुअली उसमें सिर्फ जनरल मैनेजमेंट ही लिख रखा है, तो उसमें जो मैनेजमेंट वैसे तो बी.कॉम के भी हैं और टैक्सेशन वाले भी, मतलब अकाउंट्स के भी हैं उसमें, एमबीए के भी हैं उसमें, सब तरीके के मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो आइए हम फटाफट हम ये 8th वीडियो सीरीज हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन: sources and putting the resources, be it human, financial, physical or any other requirement for achieving the goals of an organization fall under the category of which function। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग है। इसमें ये पूछा है कि अगर मुझे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक संस्था है, ठीक है, उसमें अगर मुझे बहुत सारे इस टाइप के सोर्सेज, मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे इंसान हो गए, मानव हो गए, अपने वर्क फोर्स हो गई, और पैसा हो गया, फिजिकल हो गया, और एनी अदर रिक्वायरमेंट, कोई सी भी दूसरी जो ज़रूरतें हैं मेरी, वो अगर मुझे पुट करनी है किसी संस्था में, और उसको मुझे सबसे पहले तो अपने को उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हर चीज़ को। मतलब मुझे अगर आदमी चाहिए तो मेरे को आदमी लगेंगे, अगर ये काम करवाना है तो इसके लिए इतने सारे आदमी लगेंगे, 10 आदमी चाहिए। फाइनेंशियल पैसा चाहिए, मान लो 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को, ठीक है। अब उसके बाद में चाहिए फिजिकल, जितनी भी नीडें जैसे चाहिए रहती, कार चाहिए रहती है मेरे को, और उसके बाद एनी अदर रिक्वायरमेंट होती है, फर्नीचर हो गया, इस टाइप की चीज़ें जितनी भी होगी वो सब क्या रहती है, मेरे को किसी संस्था को शुरू करने के लिए लगेगी। तो कुल मिला के उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना रहेगा। तो इस आंसर को आप ध्यान से देखोगे तो कुल मिला के ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा कि इसमें समझा सके। बस एक ही ये है कि कोई संस्था को मुझे चालू करना है, और इसमें के 10 आदमी चाहिए, पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, और दूसरी जितनी भी ऑफिस की ज़रूरतें चाहिए, तो उन सब चीज़ को मुझे ऑर्गेनाइज करना रहेगा। तो इसका कुल मिला के इसका आंसर रहेगा ऑर्गेनाइजिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। आइडेंटिफाई द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, अब ये बहुत ही वैसी चीज़ है, इसमें देखो सबसे बहुत ट्रिकी आंसर है वास्तव में, बहुत सिंपल भी और बहुत ट्रिकी भी है। एक तो गाड़ी है, साइकिल है, सिलाई मशीन है और केचप सॉस है। पर फास्ट मूविंग, तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं को पहचाने। इसमें तेजी से बढ़ती का मतलब ये नहीं कि गाड़ी तेज चल रही, बहुत सारे लोगों ने पक्का इसमें गाड़ी ही टिक किया होगा, पर वास्तविकता में वो नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कस्टमर जो है सबसे जल्दी उसको खत्म करता है ले लेके। अब खाने की चीज़ ही है केचप का सॉस, इसमें टमाटर सॉस है, देखा जाए तो वो ही जो सबसे जल्दी खत्म होता है। गाड़ी तो अपन लेते हैं और चलाते रहते हैं इसको, गाड़ी तो उल्टा सबसे उसमें अपोजिट चीज़ है। इसमें गाड़ी, एक आदमी अगर गाड़ी लेता है तो 5 साल तक तो गाड़ी रहती है आराम से, और साइकिल वाइकिल उसके बाद तो फिर ऑप्शन कोई बनते ही नहीं। तो इसका आंसर जो है केचप सॉस है, केचप सॉस इसका आंसर है। बहुत ही ट्रिकी और दिमागदार क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये, और आप इसको ध्यान रखिएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ये हो जाएगा कि वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल जो है कोई ग्राहक जो है बार बार और जल्दी जल्दी करता है। मतलब इनमें आके जैसे खाने की कोई चीज़ हो गई, अगर कोई इस टाइप का ऑप्शन होगा तो खाने की चीज़ ही सबसे बेस्ट इसमें सूटेबल रहेगी। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज यूज टू गेट फाइनेंशियल लिवरेज। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है डेबिट कैपिटल, ऋण पूंजी। अब मैं बता देता हूँ मैं कि अब मैं आपको फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब बता देता हूँ, खासकर सबसे पहले लेवरेज का मतलब क्या हो। लेवरेज को एक नॉर्मल इंग्लिश डेफिनेशन में बोले तो लेवरेज का मतलब होता है इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द यूज ऑफ बोरोइंग मनी। मतलब जो ये है कि जो मैंने उधार जो पैसा लिया है, ठीक है, उधार पैसे को मैं किस टाइप से उपयोग में लूंगा, उधार पैसे का उपयोग करने की स्ट्रेटेजी जो रहती है उसे लेवरेज बोलते हैं। उपयोग करने की रणनीति, ठीक है, उधार पैसे को लिए हुए उपयोग करने की रणनीति को लेवरेज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, बहुत अच्छे से आप इसको लिख लो, ठीक है। और फाइनेंशियल लेवरेज मतलब वही होता है जो पैसे जो भी उधार लेते हैं हम उसको उपयोग करा, उसकी रणनीति हमको पता करनी है। तो ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज यूज टू गेट फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये सीधी सी बात है, ऋण पूंजी। सीधे अगर आप ये चीज़ अभी आपने मैंने ये बोला, अगर इसको आप समझ गए होंगे तो आपको आंसर डायरेक्ट ही आपने पकड़ लिया होगा। इसमें ऋण पूंजी जो है, डेबिट कैपिटल से फाइनेंशियल लेवरेज मिलता है। कुल मिला के उधार लेते हैं अपन पैसे, ठीक है, उधार कहीं से लिए, मेरे को आज को फैक्ट्री डालनी है, तो मैंने 1 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया मैंने, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का बैंक से लोन ले लिया मैंने। तो अब मेरे लिए वो जो 1 करोड़ रुपए होगा फाइनेंशियल लेवरेज होगा, क्योंकि अब उन 1 करोड़ रुपए को मेरे को बहुत अच्छे से उपयोग करना है मेरे को, और उसकी फैक्ट्री डालनी है मेरे को। तो ये कुल मिला के ऋण पूंजी हो गई। वो 1 करोड़ रुपए जो है मेरे लिए वो ऋण पूंजी हो गई, 1 करोड़ रुपए ऋण पूंजी।
लोन वाला अमाउंट हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। डैश टेक्स into account the total earning expected from an investment proposal over its full lifetime। कुल मिला के इसका डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो कि अपन ARR बोलते हैं, इसको ARR आप याद रख लेना। तो मैं आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन जो है वो ऐसे पढ़ के बता देता हूँ मैं। ARR एक बार हिंदी में भी आप देख लो। पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आयों को विचार में रखता है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक बहुत अच्छी, इसको डेफिनेशन जो है एक्चुअली इसमें अकाउंट्स में पूरा चैप्टर ही है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में। अपन सिर्फ इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि मान लो मैंने कहीं पैसा लगाया है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए मैंने अगर मार्केट में लगाया है, ठीक है, तो उसमें से मुझे 1 करोड़ रुपए कितने आ रहे हैं, 1 करोड़ मैंने लगा रखे हैं, ठीक है, तो मेरे को 1.2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड टोटल अर्निंग जो रहती है वो एक्सपेक्टेड अर्निंग के टोटल अर्निंग जो रहती है वो किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बस सीधी सी बात तो इसमें पूछी है और कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अपने को, सिर्फ ऑनलाइन फैक्ट की तरह आप इसको समझ लीजिए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अ बिजनेस यूनिट इन क्वेश्चन मार्क कैटेगरी हैज अ रिलेटिवली डैश मार्केट इन अ रैपिडली ग्रोइंग मार्केट। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कुल मिला के। अगर कोई बिजनेस यूनिट है, मान लीजिए आज मैं बात करता हूँ, मेरी एक कॉपी की फैक्ट्री है, मेरी किताब बनाता हूँ मैं, ठीक है, कॉपी की फैक्ट्री है मेरी, इसका नाम है अमन कॉपी वाला। ठीक है, अमन कॉपी की करके मेरी फैक्ट्री है। अब उसकी जो बिजनेस की जो यूनिट है वो मार्केट शेयर में उसकी स्थिति अगर ऐसी है, क्वेश्चन मार्क जैसे इसमें दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, कोई पता नहीं इसका आगे क्या जाके होने वाला है, तो उसकी मार्केट में स्थिति क्या होगी। कुल मिलाकर उसने पूछा मार्केट में उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसकी ऑप्शन है, इसका आंसर सही आंसर है लो, मतलब अल्प स्थिति रहेगी, लो लो मार्केट। देखो अब इसको ऐसा पूरा पढ़ते हैं। द बिजनेस यूनिट इन क्वेश्चन मार्क कैटेगरी हैज अ रिलेटिवली लो मार्केट शेयर इन द रैपिडली ग्रोइंग मार्केट। मतलब वो ये कंपनियां हैं जिनका कि अगर उनकी मार्केट स्थिति एकदम कंफर्म नहीं रहती है, कुछ भी कम ज़्यादा रहती है, तो उनका जो मार्केट रहता है वो बहुत कम हो जाता है इस बढ़ती हुई दुनिया में। बस सीधे से सवाल बस इतना सा पूछा है इसमें। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनसेशन इज कंसिडर्ड एज द रिवॉर्ड दैट एन एम्प्लॉय अर्न्स इन एडिशन टू हिज और हर रेगुलर सैलरी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बहुत सही क्वेश्चन है ये। कुल मिला के इसका डायरेक्ट आंसर पे आता है इंसेंटिव। तो जितने भी फ्रिंज बेनिफिट्स, टैक्स और बेसिक सैलरी को हटा देते हैं हम। तो इसमें ये पूछा है कि कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, अगर बहुत अच्छा काम करता हो, ठीक है, और उसको अपनी सैलरी से हट के उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर कोई टाइप का कंपनसेशन या पैसा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि से आप अच्छे से आप समझ जाओगे, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे। विच स्किल रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टन स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर है टेक्निकल स्किल्स से आते हैं। जितने भी कंसेप्चुअल स्किल, सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल की अभी कोई जरूरत नहीं है। सब टाइप के स्किल्स के अपने अपने मतलब हैं, पर आप अपन सिर्फ अभी इस पर ध्यान देंगे अपन कि टेक्निकल स्किल्स ऐसे स्किल होते हैं जो कि किसी आदमी को स्पेसिफिक फील्ड के लिए चाहिए रहते हैं। आज मान लो मैं गाड़ी बनाने का काम करता हूँ टाटा की फैक्ट्री में, तो मेरे को उस टाइप के नट बोल्ट कसने वाले जो टेक्निकल फील्ड है मेरे को वो चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर के फील्ड में काम करता हूँ तो वाले कंप्यूटर वाले टेक्निकल फील्ड मुझे वैसे चाहिए रहेंगे। तो इसका जो आंसर है टेक्निकल स्किल्स, जो ऐसे स्किल्स रहते हैं किसी स्पेशलाइज फील्ड के लिए काम करते हैं। स्पेशलाइज फील्ड के लिए कौन से रहते हैं, टेक्निकल स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। Which of the following roles do not fall under the category of decisional role played by the manager? निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती है। कुल मिलाकर देखो, सबसे पहले किसी भी कंपनी का जो मैनेजर है उसे जो है निर्णायक भूमिका ही निभानी रहती है, निर्णायक भूमिका। तो ये अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, देखो सब फर्स्ट आंसर ऑप्शन पे जाते हैं अपन, कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है किसी फैक्ट्री में, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैनेजर को डिसीजन लेना रहता है, तो उसमें मैनेजर निर्णय ले लेता है। ठीक है, संसाधन का संभाजक मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर बांटनी है, कुछ भी रिसोर्स का अपने को इधर से उधर एलोकेट करना है, तो उसमें भी मैनेजर का डिसीजन रहता है। नेगोशिएटर भी मैनेजर रहता है। मतलब ये है कि कोई भाव ताव करने है, किसी चीज़ का कोई माल आ रहा है तो उसका भाव ताव करना है तो वो मैनेजर करता है। मैनेजर बस एक काम नहीं करता है, स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता का काम नहीं करता है। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है वो स्पोक्स पर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना कि स्पोक्स पर्सन जो है इसका आंसर रहेगा कि मैनेजर जो है स्पोक्स पर्सन का काम नहीं करता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर का करता है, रिसोर्स एलोकेटर का करता है और नेगोशिएटर का करता है। ये 3 काम मैनेजर करता है। ठीक है,
और ये वाला काम जो है स्पोक्स पर्सन जो है नहीं करता है, जबकि आंसर अभी इसका स्पोक्स पर्सन है, पर ये काम मैनेजर नहीं करता है। तो आप इसमें एक क्वेश्चन में अपने 4-5 क्वेश्चन के अपन ने ट्रिक इसमें सब। अब आते हैं हम 9 क्वेश्चन पे। द एक्ट ऑफ असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ सबऑर्डिनेट फॉर कंप्लीटिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज इज नोन एज। इसका डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब ये होता है कि इसको एक फॉर्मल मतलब एक संस्थापक बहुत अच्छा बड़ा वर्ड है ये, कि अगर अपने को कोई मैनेजर है कंपनी का, बहुत हाई लेवल का मैनेजर है, ठीक है, बहुत हाई लेवल का मैनेजर है, और वो नीचे अपनी जो उसके पास जो पावर है और वो नीचे के लो लेवल मैनेजर को देगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करेगा। डेलीगेट मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं डेलीगेट। बात है हम 10th क्वेश्चन पे। स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट आर ड्रॉन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड असाइंड वन और मोर प्रोजेक्ट being led by the project manager. Such an organization is called as मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है फ्रेंड्स ये। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ मैं, कि बहुत सारे कुछ लोग रहते हैं, इनका स्पेशल काम रहता है, ठीक है, बहुत ही ऐसे स्पेशल काम वाले जो लोग रहते हैं उनको फंक्शनल मतलब कोई डिपार्टमेंट जो है बुलाते हैं, ठीक है, वो उनको डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे अलग अलग, हो सकता है दूसरी कंपनी के लोग भी बुलाते हैं, हो सकता है सेम कंपनी के लोग भी बुलाते हो। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर ठीक करने वाला हो, उसको सब जगह कंप्यूटर रहता है, टेक्निकल चीज़ से ज्ञान रहता है, तो उसको हर कोई बुला लेता है, ठीक है, और उसको एक से ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट पे काम करने को रहता है, एक से ज़्यादा उसको काम दिए जाते हैं, तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर किसी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो रहती है उनके लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहती है कंपलसरी रहती है। वैसे तो देखा जाए तो पब्लिक लिमिटेड की सरकारी जो कंपनियाँ रहती है उनके लिए भी रहती है। तो ये सवाल है थोड़ा सा वैसा है, अगर सबसे ज़्यादा उसको अगर उस टाइप से देखें अपन, देखो इसमें है तो पब्लिक लिमिटेड भी आंसर है, पर वो उसको अपन लेंगे नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा जो सही है वो प्राइवेट लिमिटेड है। पार्टनरशिप फर्म के लिए भी इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही रहेगा। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स अकाउंट्स पेएबल। बस आप डायरेक्टली इसको याद रख लो, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स अकाउंट पेएबल। मतलब तुरंत ही अपन के जाते हैं ना गाड़ी खरीदने, देखिए वो तुरंत वो बैठा रहता है वहाँ पे काउंटर पे, फटाफट सर आप ये लोन ले लो, आप ये कागज़ दे दो, तो स्पॉन्टेनियस अपने को फाइनेंस कर देता है। तो वो इंक्लूड्स क्या करता है, उसमें क्या शामिल होता है? अकाउंट्स पेएबल होता है। अकाउंट्स पेएबल मतलब कि किस टाइप से पैसा देना है, क्या लेना है, ये कुल मिला के बहुत बड़ी टर्म थी, इसको बहुत छोटे में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप ऐसा ध्यान रख लेना, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में अकाउंट्स पेएबल इंक्लूड रहते हैं। अब आते हैं हम 15 क्वेश्चन पे। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इसको आंसर को हम देखेंगे। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर एजेंसीज दैट enable individuals and small businesses to invest indirectly in money market instruments। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें टर्म है, ये कुल मिला के वन लाइन फैक्ट ही है। तो आप इसको डायरेक्ट आप कॉपी में लिख लीजिए। मनी मार्केट जो है यहाँ से और यहाँ तक आप कॉपी में ऐसा लिख लिया। और समझा देता हूँ मैं आपको कि वो एजेंसियाँ जो रहती हैं जिन्हें बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्तियों को छोटे जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सक्षम करती है। मतलब ऐसे हैं कि जो कंपनियां जो रहती हैं मनी मार्केट में, वो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं जो छोटे छोटे लोगों को पैसा देती है। अभी जैसे जियो है, जियो मार्ट जो खुल रहा है छोटी छोटी दुकानों में, वो क्या कर रहा है, वो छोटी छोटी दुकान वालों को फाइनेंस कर रहा है। वो देखा आपने, वो छोटी छोटी दुकान वालों को जियो का मतलब क्या बोलते हैं सप्लायर बन रहा है, वो पैसा दे रहा है लोगों को। तो कुल मिला के मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का काम कर रहा है। जो भी जियो का जो आया है आपने देखा होगा, हर एक दुकान पे एक छोटा सा वो मशीन लगी रहती है, वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। अब आते हैं 16 क्वेश्चन पे। द डायग्राम अलोंगसाइड रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल डिपार्टमेंट्स। वी कैन से दैट इट इज अ, अब ये पता नहीं कौन सा जो इनने बता रखा है, ये जितनी भी चीज़ें जो हैं कि ये इस टाइप की कोई कंपनी है जिसमें रिसर्च का काम है, प्रोडक्शन का काम है, रिसर्च का, प्रोडक्शन का, सेल्स का, फाइनेंस का, और 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो ये किस टाइप की कंपनी है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया कि रिसर्च के भी इतने सारे काम होंगे प्रोडक्ट एबीसी में, और प्रोडक्शन का भी काम होगा प्रोडक्ट एबीसी का, सेल्स का भी होगा, फाइनेंस का भी होगा, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट जो है, तीनों प्रोडक्ट में इस टाइप से भी काम चलेगा। अब ये ऐसे कैसे चलेगा बता देता हूँ। प्रोडक्ट ए है, इसका रिसर्च भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, सेल्स भी होगा, फाइनेंस भी होगा, ठीक है।
प्रोडक्ट बी का भी ये चारों काम होंगे, प्रोडक्ट सी के भी ये चारों काम होंगे ये, ठीक है। और सेम टू सेम रिसर्च जो है इनका भी होगा। तो कुल मिला के मैट्रिक्स जैसा काम हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या होता है, सब जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको पता होगा। मैट्रिक्स इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसमें क्रॉस होती है सारी चीज़ें, उन्हें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। इन ए कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस व्हेन डज द कॉन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल। तो ये बिहेवियर पे जो कॉन्फ्लिक्ट रहती है, इसका आंसर बिहेवियर है। बिहेवियर पे जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है विजिबल होती है। अब ये मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को इतनी जल्दी समझ नहीं आ जाएगा, तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। इसमें ये पूछा है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर हो जाता है। संघर्ष प्रक्रिया मतलब जब लड़ाई हो जाती है लोगों के बीच में, तब कौन सी ऐसी जो चीज़ हो जाती है जिसमें कि जो लड़ाई है, जो संघर्ष है वो दिख जाता है। तो वो दिख जाता है व्यवहार में, बिहेवियर में। घुमा के आप देखोगे तो बहुत टफ लगेगा, पर ऐसा अगर समझ ले क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लड़ाई हो जाती है तो लोगों के बीच का जो बिहेवियर रहता है उसमें जो है जो संघर्ष जो है दिखने लगता है। अब आते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू, इसका डायरेक्ट आंसर है गोल अचीवमेंट। प्रभावशीलता संबंधित है लक्ष्य की उपलब्धि से। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रभाव से अपना काम कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो आप अपना लक्ष्य जो है ऑब्वियसली बात है आप हासिल करके ही रहेंगे। तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का तो नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन बोलूंगा, तो अब याद रख लीजिए, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये एक्चुअली कुल मिला के उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला पूछा है, जो पहले फॉर्मूला आपको लिख देता हूं मैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये एक तरीके से उन्होंने छोटा सा फॉर्मूला पूछा है जिसे हम देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब जैसे मैं बताता हूँ, समझा देता हूँ आपको, बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा। अब जैसे सेल्स हुई मेरी 1000 रुपये की सेल्स हुई है, ठीक है, और मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब वो ये है कि उस चीज़ को, जो सामान जो मैंने बेचा है 1000 रुपये का, उसको बनाने में पैसा मेरा कितना खर्च हुआ होगा, तो उसको बनाने में मेरा 800 रुपये खर्च हुए होंगे। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 1000 रुपये में से 800 गए तो बचे कितने, 200 रुपये। तो ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा एक बहुत छोटा सा बेसिक फॉर्मूला था इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एट कॉस्ट एंड नॉट मार्केट वैल्यू इज नोन एज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट करके होती है लागत अवधारणा, जिसकी परिभाषा पूछी है, जिसमें हम हर चीज़ को जो है डायरेक्ट उसकी कीमत पे ही नोट करते हैं, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू पे नोट नहीं करते। मार्केट वैल्यू वो नहीं, मतलब कि जो उसके उस टाइप की जो वैल्यू, मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, अगर किसी कंपनी में 4 रुपये का पड़ रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू 6 रुपये है, पर हम उसको नोट करेंगे 4 रुपये में ही हम उसको नोट करेंगे। तो इस टाइप की जो कॉस्ट कंसेप्ट जो रहती है, इसमें जो लागत मूल्य जो रहती है उसको नोट करने को कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। क्वेश्चन पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज, इसमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला ही पूछा है, तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले की तरह ही आप इसको लिख लो और याद कर लो तो बेहतर है, क्योंकि इसमें जब डीप में अपन आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब वो काम आएगा आपके। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। अब किस टाइप से क्या है ये, जब आगे अपन जो वीडियोस जब देखेंगे इसके मैनेजमेंट के, तब उसमें अपन डिटेल में इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। अब आते हैं हम 22वें क्वेश्चन पे। BRS इज प्रिपेयर्ड टू, इसका आंसर है रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक। अब BRS का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। BRS का मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप इसको इस टाइप से लिख लीजिएगा। BRS का मतलब होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, ठीक है। अब उसको क्यों बनाते हैं, BRS इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक। के रिकंसाइल मतलब जो उसके बीच का जो रोकड़ भाई पुस्तिका के बीच में जो अंतर का जो असमंजस रहता है कि यार कम ज़्यादा तो नहीं है, उसको बराबर करने के लिए, ठीक है। जैसे कैश बुक और बैंक बुक में हो सकता है कोई एंट्री छूट गई हो, उसमें आ गई हो, तो उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो तैयार की जाती है। आप इसको सीधा ऐसे याद रख लो, BRS का लेना देना एक तो कैश बुक से है और दूसरा है बैंक बुक से है, इस टाइप से याद रख लें। अब आते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे। मार्केटिंग इकोलॉजिकली सेफ प्रोडक्ट्स एंड प्रमोटिंग एक्टिविटीज बेनिफिशियल टू द फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज ग्रीन मार्केटिंग, हरित विपणन। मतलब वो ये है कि
वाले प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना जो समाज के लिए और जो पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, मतलब किस टाइप से कि प्रदूषण नहीं फैलाते, उस टाइप की मार्केटिंग को ग्रीन मार्केटिंग का टर्म दिया गया है। आते हैं हम 24वें क्वेश्चन पे। टोटल रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस फॉर अ ईयर इज 2,40,000 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 60,000। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 60,000 है उसका, ठीक है, अपॉन टोटल रेवेन्यू जो कि 2,40,000 है, इंटू 100। जब आप ये करेंगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। जाएगा 25 से कटेगा, अपॉन आएगा 25। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। डैश एंटेल्स मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट, असेसिंग एन इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड चेंजिंग दोज प्लान्स व्हेन नीडेड। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज है, उसको बहुत घुमा के पूछा है। इसका डायरेक्ट आंसर है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, रणनीति नियंत्रण। रणनीतिक नियंत्रण ये होता है कि एक कोई सा भी एनवायरनमेंट हो जिसमें कि कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स है, कंपनी की जो रणनीति वाले जो प्लान्स है, और उन प्लान्स के साथ में जो जरूरत के साथ जो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उस टाइप का किस टाइप का नियंत्रण रहता है, तो वो कहलाता है रणनीतिक नियंत्रण या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब ये टैक्टिकल कंट्रोल, ऑप्शनल कंट्रोल, ये जितनी भी चीजें हैं ना बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप इसमें मत जाइए। डायरेक्ट इसका आंसर है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का आंसर है, क्योंकि अभी तक जैसे अपने 7 सेट कर रखे हैं और 8वां सेट भी पूरा ही हो गया है, तो इसमें एक जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी का जो शब्द है आपका बहुत क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि इसको घुमा घुमा के इतने सवाल पूछ लेते हैं ना कि आप बच्चे को पता ही नहीं चलता कि यार वो एक ही सवाल का जवाब वो 4 बार दे रहा है वो। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये 25 सवाल थे मेरे, जिसमें इस सेट के, जिसमें कि सबसे जरूरी जो अपन ने एक चीज सीखी है कि काफी सारे क्वेश्चन जो मैनेजमेंट में कॉमन सेंस बेसिस से आते हैं। उसके लिए आपको जो है आपका जो कॉमन सेंस जो है कुल मिला के इस फील्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी, मैंने मैथ्स का भी सवाल आ गया, कुछ सवाल रिपीट भी आ रहे हैं इसमें। तो आप इस टाइप की टेस्ट सीरीज जो है इसको पिछले साल के जो पेपर्स हैं आप इनको बहुत अच्छे से आप देखिएगा, किताब में लिखिएगा, और अभी जो मेरा प्योर जो फुल जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे इसके जो यूनिट्स हैं वो भी आप बाद में आप देखिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।